मेरा नाम राजेश है और मैं पश्चिम बंगाल के गोपालपुर गांव में रहता हूँ। मैं मेरे गांव में एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और मेरे घर में ही मेरा क्लिनिक है। एक दिन मुझे पेशेंट देखते हुए बहुत रात हो गई थी। रात को जब मैं अपना क्लिनिक बंद कर रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे घर के गेट के बाहर एक बूढ़ा आदमी शॉल ओढ़कर बैठा है। उस बूढ़े आदमी को वहाँ इतनी रात को देख के मैंने उनसे कहा कि दादू, आप घर नहीं गए? क्लिनिक बंद हो गया है, आप कल सुबह आना। मेरे इस बात पे उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपना क्लिनिक बंद करके सोने जा रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बुजुर्ग इंसान पर गई। उस वक्त मुझे लगा कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उस आदमी की मदद करनी चाहिए। फिर मैं टॉर्च लेके उनके पास गया और उनसे पूछा कि दादू, क्या हुआ है आपको? तो उन्होंने मुझसे कांपते हुए कहा कि बेटा, मेरे आंखों में कुछ हो गया है। उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ था। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अपना चश्मा उतारिए, मैं देखता हूँ। मैं उन्हें टॉर्च जलाकर देखने लगा। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपना चश्मा हटाया, वैसे ही मैंने देखा कि उनके आंखों की जगह 2 काले गड्ढे हैं। ये देख के तो मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई। आंखों की जगह वो 2 काले गड्ढे मेरे टॉर्च की सारी रोशनी खींच रही थी। मैं डर के मारे वही जम गया। मैं समझ गया था कि मेरे सामने जो बैठा है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक प्रेत है। फिर वो बूढ़ा मेरी ओर देखकर कुछ सेकंड के लिए हंसा। फिर अचानक मेरी टॉर्च बंद पड़ गई। इसके बाद सुबह मेरी नींद खुलती है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन इसके बाद भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके कुछ देर बाद मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और मुझसे कहा कि कल रात को तुम घर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। रात के 2 बजे तक जब तुम सोने नहीं आए, तब भाभी ने मुझे ये बात बताई। और फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आया तो देखा कि तुम दरवाजे पर बेहोश पड़े हो, और इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ ले आया। दोस्तों, अब मैं समझ गया था कि उस रात मेरे साथ जो कुछ भी घटा था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि सब कुछ हकीकत में घटा था। मेरा नाम राघव है और मैं राजस्थान के बीकानेर के पास एक छोटे से गांव से हूँ। अभी मेरी उम्र 25 साल है और अभी के टाइम में मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। लेकिन मेरा पूरा बचपन राजस्थान के उस छोटे से गांव में बीता। अभी तो गांव में इंटरनेट और सभी सुविधाएं हैं, लेकिन जब मैं 7-8 साल का था तब वहाँ पर पीने के पानी तक का व्यवस्था नहीं था। सभी गांव वाले पानी भरने के लिए 2 किलोमीटर दूर एक कुएं के पास जाते थे। कुएं में पानी भरने ज़्यादातर घर की औरतें जाती थी। वो लोग अपने साथ अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाते थे, क्योंकि अक्सर घर में मम्मी के पीछे बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहता था। मैं भी अपने माँ के साथ पानी भरने जाता था। मम्मी बड़े बड़े मटकों में पानी भर के लाती थी और उनके साथ मैं एक छोटे से बाल्टी में पानी भर के लाता था। मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता था। मम्मी के साथ आसपास के 2-3 गांव के औरत भी वहाँ पर पानी भरने आती थी। मम्मी की तरह वो लोग भी अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आते थे। मम्मी लोग जब पानी भरते थे तब हम सभी बच्चे आपस में खूब खेलते थे। ऐसे करते करते सभी बच्चों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक लड़की जिसका नाम रिया था, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। ज़्यादातर टाइम मैं रिया के साथ ही खेलता था। सभी औरत जिस कुएं से पानी भरती थी, उस कुएं के पास एक और कुआं था, लेकिन ना जाने क्यों उस कुएं से कोई पानी नहीं भरता था। एक बार घर लौटते वक्त मैंने मेरी मम्मी से पूछा भी था कि मम्मी, कोई उस कुएं से पानी क्यों नहीं भरता? तो उस वक्त मुझे मम्मी ने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे डांटते हुए कहा कि कभी भी तुम उस कुएं के पास मत जाना और अपने दोस्तों को भी कहना कि कोई उस कुएं के पास ना जाए। मम्मी से ये बात सुनने के बाद मैं जब भी मम्मी के साथ पानी भरने जाता था तो मैं सिर्फ उस कुएं को ही देखता रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो कुआं मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ये बात मैंने रिया को भी बताया था, लेकिन उसने कहा कि मम्मी ने मुझे भी मना किया है उस कुएं के पास जाने से।
और मैं भी ये कहूँगी कि तुम भी उस कुएं के पास मत जाओ। फिर मैं हर दिन बारी बारी से हर दूसरे बच्चे से ये पूछता था कि क्या तुम मेरे साथ उस कुएं के पास जाओगे? तो बारी बारी से सभी मुझे मना कर देते। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। फिर मैंने एक दिन तय किया कि आज मैं खुद अकेले ही उस कुएं के पास जाऊंगा और देखूंगा कि उस कुएं में आखिर क्या है। मैं मम्मी से छुप छुपाते उस कुएं के पास गया। फिर आसपास देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, लेकिन सभी पानी भरने में और खेलने में बिजी थे। तभी चुपके से मैंने उस कुएं में झांका और मैंने देखा कि उस कुएं में डरने वाली कोई बात नहीं है। वो तो बस एक पुराना कुआं था और यूज न करने की वजह से उस कुएं के अंदर कुछ छोटे मोटे झाड़ियां उग गई थी। कुएं के नीचे थोड़ा बहुत पानी भी था और उस पानी में मैं अपना चेहरा साफ साफ देख सकता था। उस कुएं का पानी बिल्कुल शांत था और वहां मुझे डरने वाली कोई बात नहीं मिली। खैर, फिर इसके बाद मैं मम्मी के साथ पानी भर के घर चला गया। लेकिन दोस्तों, घर जाते ही मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार के मारे मेरा पूरा बदन तप रहा था। उस रात मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए सिर्फ मैं एक बाटी खा के दवाई लेके सो गया। दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं कि बाटी क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि बाटी एक राजस्थान का ट्रेडिशनल डिश है। अगर आपको बिहार का लिट्टी चोखा मालूम है तो वो कुछ लिट्टी जैसा ही दिखता है। दोस्तों, इसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो सोच के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात सपने में मुझे फिर से वो कुआं दिखा और उस कुएं के पानी में मैं अपने आप को साफ साफ देख रहा था। फिर उस कुएं के पानी में मेरा जो प्रतिबिंब था वो मेरी ओर देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे चेहरे से कोई शैतान मेरी ओर देखकर ही मुस्कुरा रहा है। इसके बाद डर के मारे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे के कोने में मेरी ही उम्र का एक बच्चा खड़ा है और वो मुझे ही देख रहा है। थोड़ा गौर से देखा तो उस बच्चे का शक्ल भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था और अभी अभी सपने में मैंने जैसी हंसी देखी थी उसकी हंसी भी सेम टू सेम थी। बिल्कुल वही शैतानी मुस्कुराहट और वो मेरी ओर ही देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। ये देख के डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के मेरे पास सोए मेरे मम्मी और पापा भी जाग गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि वो देखो, वहाँ कोने में कोई लड़का खड़ा है और वो लड़का बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। फिर मैंने मम्मी पापा को सपने वाली बात भी बता दिया। लेकिन दोस्तों, अब उस कमरे में कोई नहीं था। मेरे इस बात को सुन के मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या तुम उस कुएं के पास गए थे? उस वक्त मम्मी की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज़ के बारे में पहले से ही जानते थे। फिर मैंने मेरे मम्मी को ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उस वक्त मम्मी ने मुझे नहीं डांटा, ऊपर से पापा ही मम्मी को कहने लगे कि अगर तुम राघव का ध्यान नहीं रख सकती तो उसे अपने साथ लेकर ही क्यों जाती हो। फिर कुछ देर तक मम्मी पापा आपस में झगड़ा करने लगे। इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही मम्मी मुझे हमारे गांव के एक मंदिर में ले गए। मंदिर के पुजारी को उन्होंने सारी घटना बताई। फिर उन पुजारी ने मम्मी को एक सिंदूर की डिब्बी दी। फिर उसी दिन शाम को मम्मी मुझे फिर से उस कुएं के पास लेकर गई। ये वही कुआं था जहां पर मैंने झांक के देखा था। मम्मी एक पत्ते में उस सिंदूर को लगाया और मेरे सर के पास 7 बार घुमाया और इसके बाद उस पत्ते को कुएं में फेंक दिया और मेरा हाथ पकड़ के वहां से जाने लगी। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हो तुम्हें पीछे पलट के नहीं देखना है, वरना शायद मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो दूंगी। मम्मी की इस बात को सुन के मैं बहुत डर गया था। फिर उस कुएं से कुछ देर चल के जाने के बाद ही मुझे मेरे पीछे से पापा की आवाज़ आई, राघव यहाँ आओ, मैं तुम्हें ऊँट दिखाने ले जाऊंगा। तुम्हें पसंद है ना ऊँट? आज हम लोग ऊँट की सवारी करेंगे।
पापा की आवाज़ सुन के मैं सोच में पड़ गया था कि ये कौन है जो कि पापा की आवाज़ में बात कर रहा है, क्योंकि पापा तो इस वक्त घर में होंगे। लेकिन फिर मुझे मेरी मम्मी की बात याद आ गई। फिर आसपास के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। अजीब सन्नाटे के बीच अचानक से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ भी मेरे जैसे छोटे बच्चे को डराने के लिए काफ़ी थी। फिर कुछ दूर और जाने के बाद मुझे मेरी दोस्त रिया की आवाज़ सुनाई दी। राज, आओ चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। दरअसल रिया मुझे प्यार से राज बुलाती थी। उसकी आवाज़ सुन के मैं पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि मम्मी ने मेरा हाथ कस के पकड़ा, तो मुझे याद आया कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर थोड़ा दूर और जाने के बाद मुझे खुद मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। राघव, बेटा यहाँ आओ। मैं मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहा था और पीछे से मुझे खुद मेरी मम्मी की आवाज़ से कोई मुझे बुला रहा था। मेरे साथ उस वक्त क्या बीत रहा था वो मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। ऊपर से बुखार के चलते मेरा शरीर भी बहुत कमज़ोर था। कल से मैंने बस एक बाटी खाई थी और पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। इससे आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरा तबीयत कितना ख़राब होगा। फिर चलते चलते हम दोनों घर आ गए और शाम तक मेरा बुखार भी ठीक हो गया था। दोस्तों, जब मैं 9 या 10th स्टैंडर्ड में था तब मुझे उस कुएं के बारे में ऐसी चीज़ पता चली जो सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे पता चला कि हमारे गांव में कुछ औरत आज भी जादू टोना वगैरह करती है और साल के एक विशेष दिन में विवस्त्र होके वो उस कुएं के पानी में स्नान करती है। हमारे गांव में उस वक्त वही एक पानी का सोर्स था, इसीलिए उस भूतिया कुएं के मौजूदगी के बावजूद भी सभी मजबूरी में वहीं से पानी भरते थे। उस वक्त क्या ही कर सकते थे दोस्तों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी मैं सोचता हूँ कि एक टाइम था जब मैं मम्मी के साथ दिन में 2 बार 2 किलोमीटर पैदल चल के जाता था और पानी भर के फिर से चल के आता भी था। और अभी घर का पानी का मोटर एक दिन के लिए अगर ख़राब हो जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ। ट्रेन में अगर सीट ना मिले तो मैं चिल्लाने लगता हूँ। यहाँ तक कि थोड़ी सी अगर इंटरनेट स्लो हो जाए तो मैं कंप्लेन करने लगता हूँ। लेकिन सिर्फ 7-8 साल की उम्र में मैं इतना मेहनत करता था। मेरा नाम ईशान है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तब घटा था जब मैं 12वीं में पढ़ता था। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके नदी में नहाने का प्लान बनाया। उस वक्त नदी भरी हुई थी और नदी में पानी बहुत गहरा था, लेकिन हम सबको तैरना आता था क्योंकि गांव के बच्चों को अक्सर तैरना आता ही है। खैर, तो जिस दिन हम लोग नदी में नहाने जाने वाले थे उसी दिन मम्मी के एक रिश्तेदार का कॉल आया और मम्मी अचानक से उस रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बना दिया। मैंने मम्मी से हमारे दोस्तों के बीच नदी में नहाने जाने का जो प्लान हुआ है उसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई। फिर दोस्तों, जब मैं वापस आके मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी। उस दिन नदी में जब मेरे बाकी दोस्त नहा रहे थे तब उनमें से एक दोस्त की पानी में डूबकर मौत हो गई है। अचानक से नदी में बाढ़ आ गई और मेरा वो दोस्त उसके चपेटे में आ गया। नदी के पानी में बहते हुए वो एक बड़े से चट्टान में जाके टकराया और पानी में डूब गया। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा और उस रात मैं मेरे कमरे में सारी रात रोया। मुझे मेरे उस दोस्त की बहुत याद आ रही थी। फिर इसके अगले दिन मैं उस नदी के पास बैठा था। सूरज भी अब धीरे धीरे डूब रहा था। अचानक नदी के किनारे एक बड़े से चट्टान के पास मुझे मेरा वो दोस्त दिखा। उसे वहां देख के मैं जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे बस इस बात का अफसोस हो रहा था कि अगर मैं उस दिन उसके साथ होता तो शायद उसे मैं बचा लेता। इसके बाद मेरा वो दोस्त सूरज की आखिरी रोशनी के साथ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। दोस्तों, मुझे पता है ये एक डरावनी घटना है, लेकिन उस शाम को आखिरी बार मुझे मेरे दोस्त को देखकर बेहद खुशी हुई थी और आज भी मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। मेरा नाम प्रकाश है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक अजीब घटना शेयर करने वाला हूँ।
ये लगभग 10-12 साल पहले की बात है। तब मैं एक पोल्ट्री फार्म में नौकरी करता था। मैं आपको बता दूं कि ये पोल्ट्री फार्म पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में था। छोटा सा पोल्ट्री फार्म था, बहुत बड़ा कुछ नहीं था। नॉर्मल जैसे गांव में होता है दोस्तों। वो पोल्ट्री फार्म गांव के एकदम आखिर में था, क्योंकि दोस्तों गांव के अंदर पोल्ट्री फार्म एक अजीब बदबू मारता है। मैं वहां पर नया नया काम करने आया था। वैसे वो पोल्ट्री फार्म 1-2 साल पुराना था। मेरी शिफ्ट हमेशा रात को ही रहती थी। मैं रात को ही मुर्गियों का देखभाल करता था। सर्दी का मौसम था। सर्दी में क्या होता है दोस्तों, जो मुर्गियां होती है पोल्ट्री फार्म में, उन्हें एक मेंटेन हीट में रखना पड़ता है। कड़ाके की ठंड में इसी हीट को जनरेट करने के लिए हम लोग पोल्ट्री फार्म के अंदर हीटर और बल्ब वगैरह जलाते थे। दोस्तों रात को जब मेरी ड्यूटी होती थी, तब मैं इसी सब चीज़ों का ध्यान रखता था कि हीट मेंटेन हो और सभी पोल्ट्री वगैरह सुरक्षित हो। मैं वहाँ पर पहरा भी देता था कि कोई जंगली जानवर आसपास ना आए और सभी मुर्गियाँ सेफ रहे। यहाँ तक कि ड्यूटी के दौरान मैं 2 बार मुर्गियों का काउंटिंग भी करता था। मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कहानी में ये काम आएगी। दोस्तों बंगाल में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है। सर्दी के मौसम में तो 7-8 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है। इतनी कड़ाके की ठंड में रात को ड्यूटी करना बहुत मुश्किल होता है। औरतों और गांव के आखिर में जब खुले मैदान होते हैं, वहां से बहुत ही सर्द हवा आती है। औरतों और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि जिस पोल्ट्री फार्म में मैं काम करता था, उसके पास में एक नदी था और उस नदी से इतना ठंडा हवा आता था कि मेरे तो हड्डियां तक जम जाती थी। एक दिन रात को ड्यूटी करते वक्त मुझे बहुत ठंड लग रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि नदी के पास जो छोटा सा जंगल है, वहाँ से थोड़े लकड़ियाँ ले आए और उन लकड़ियों को जला के थोड़ा सेक ले। इसीलिए मैं वहाँ से उठ के नदी के पास चला गया और लकड़ी इकट्ठा करके वापस फार्म के सामने आ गया और फार्म से थोड़ी दूरी पर एक सेफ डिस्टेंस में आग जलाने लगा। दोस्तों जब मैं आग जला रहा था, तब मैंने देखा कि मैं उन सूखी लकड़ियों के साथ एक हड्डी भी लेकर आया हूँ। वो हड्डी बिल्कुल सूखे लकड़ी जैसा ही था और उसका साइज भी बिल्कुल सेम था। इसीलिए रात के अंधेरे में इतना समझ नहीं पाया। पता नहीं वो हड्डी उन लकड़ियों के साथ कैसे आ गई। खैर तो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान न देके फिर से आग सेकने लगा और उस हड्डी को साइड में फेंक दिया। इसके बाद दोस्तों सुबह होते ही मैं अपने घर चला गया। इसके बाद सुबह होते ही मुर्गियों का काउंटिंग ख़त्म करके मैं घर चला गया और घर जाके सो गया। दोस्तों इसके अगली रात को मैं फिर से ड्यूटी पे आया। तब उस दिन मैंने आग नहीं जलाई, क्योंकि दोस्तों उस दिन ठंड थोड़ा कम था और उस दिन आग जलाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि पोल्ट्री फार्म के कुछ हीटर्स चलने के बावजूद भी उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उन हीटर्स को क्या हो गया था, वो गर्म ही नहीं हो रहे थे। शायद बिगड़ गया होगा। यही सोच के मैं फार्म का बाकी काम करने लगा। फिर ड्यूटी ख़त्म होते ही मैं जब घर जा रहा था, तब मैंने मालिक को एक मैसेज कर दिया कि कुछ हीटर्स फार्म में काम नहीं कर रहे हैं। वो चल तो रहे हैं लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा आके देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं घर चला गया। फिर सुबह 11 बजे मालिक का मैसेज आया था कि हीटर सभी तो बराबर काम कर रहे हैं। तो मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त मैं खाना पका रहा था। मैंने सोचा होगा कुछ, अपने को क्या है। दोस्तों उसी रात को मैं उस फार्म में अपना ड्यूटी कर रहा था। तब मुर्गियों की गिनती के टाइम मैंने एक अजीब बात नोटिस की। दोस्तों पोल्ट्री फार्म में कुछ सेक्शंस होती है, मतलब जहाँ पर अंडा हैच होके चूज़ा आता है, वहाँ पर चूज़ों का रखा जाता है। चूज़ा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उनको एक अलग सेक्शन में रखा जाता है। जब मुर्गियाँ लगभग 1.5 से 2 किलो का हो जाता है, तब हम लोग उसको एक अलग जगह पर शिफ्ट कर देते हैं और उन्हीं मुर्गियों को बाद में बेचा जाता है। दोस्तों उस रात को मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की कि जिन मुर्गियाँ रेडी हो गई थी बेचने के लिए, उनमें से कुछ मुर्गियाँ कम लग रही थी। काउंटिंग के टाइम मुझे पता चला कि वहाँ से कुल 7 मुर्गियाँ गायब हैं और जो कि मेरे हिसाब में फिट नहीं बैठ रहा है। ये देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि मालिक की अभी गाली पड़ेगी। और 7 मुर्गियाँ कम बात नहीं होती है दोस्तों। उन 7 मुर्गियों में मेरा 15 दिन का तनख्वाह निकल जाएगा। क्या फार्म में चोरी वगैरह तो नहीं हो रहा है?
या फिर कोई सियाल वगैरह तो मुर्गियां नहीं उठा ले जा रहे हैं। इसीलिए मैं टॉर्च लेकर बाहर देखने लगा कि मुर्गियों की नेट वगैरह तो ठीक है ना, कहीं से कोई गैप तो नहीं है। लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर भी दोस्तों 7 मुर्गियां गायब थे। ये बात मैं अपने मालिक को कैसे समझाता, यही सोच के मैं परेशान हो गया और आसपास खेतों में मैं देखने गया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अक्सर जो मुर्गी चोर होते हैं या फिर अगर कोई जंगली जानवर मुर्गियां उठा ले जाती है तो वही आसपास वो लोग मुर्गियों को काट के खाते हैं और वहाँ पर पंख वगैरह पड़े रहते हैं। इससे पता तो चले कि मुर्गियाँ चोरी हुई है और मैं मालिक को बता पाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं टॉर्च लेके आसपास बहुत जगह देखा, लेकिन कहीं भी मुर्गी के कोई पर वगैरह नहीं पड़े थे। मालिक को बताऊं कि नहीं, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। उस रात तो मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर चला गया। लेकिन फिर दोपहर को मालिक का सामने से कॉल आया और मुझसे 7 मुर्गियों के हिसाब पूछने लगे। तो मजबूरन मुझे पिछली रात की घटना बताना ही पड़ा। लेकिन दोस्तों मालिक को तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं हुआ। वो तो मुझ पे ही उंगली उठाने लगे और बहुत गाली दिया। साले प्रकाश, तूने ही चुराया होगा 7 मुर्गियाँ और पीछे खितानी में पार्टी किया होगा, वो कि तेरे जेब से ही जाएंगे पैसे। और ऐसे कह के मेरे 15 दिन का तनख्वाह काटने का धमकी दे के फ़ोन काट दिया। मैं क्या करता, मैं गरीब था। फिर से मुझे रात को ड्यूटी पे जाना पड़ा। दोस्तों रात को जब मैं ड्यूटी पहुंचा और वापस से मैं अपना काम नॉर्मली कर रहा था, तब तक सभी हीटर्स ठीक हो गए थे। मैंने अब मुर्गियों का काउंटिंग करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों आज भी मुझे उन बड़े मुर्गियों में 8 मुर्गियां कम मिले। ये देख के मेरी तो गैया फट के हाथ में ही आ गई, क्योंकि पिछले दिन 7 मुर्गियां और आज 8 मुर्गियां। मालिक तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। दोस्तों अब मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करता। मैंने मालिक को कॉल किया कि मालिक, आज फिर से 8 मुर्गियां गायब है और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई मुर्गियां नहीं चुराई है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यह कुछ तो लोचा है जो कि दिन प्रतिदिन मुर्गियां गायब हो रही है। और मैंने आसपास पूरा चेक किया है, कोई यहाँ पर जंगली जानवरों का निशान भी नहीं है और यहाँ पर कोई चोर भी नहीं आया है जो कि मुर्गियां चुरा ले जा रहा है। मैं पूरी रात जाग के मुर्गियों का रखवाली करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। मैंने सभी खाता भी चेक किया, लेकिन वहाँ पर भी हिसाब नहीं मिल रहा है। दोस्तों उस रात को मालिक किसी शादी में गए थे, इसीलिए उन्होंने उस वक्त मुझसे कुछ बात नहीं किया, चुपचाप सुन के फ़ोन काट दिया। फिर दोस्तों अगली सुबह जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था, तब वहाँ पोल्ट्री फार्म में मालिक आए। उनके आते ही मैं कुछ बोल पाऊँ इससे पहले उन्होंने मुझे एक कस के चाटा मारा और मुझसे कहा कि चला जा। दोस्तों उस महीने का मेरा तो तनख्वाह गई ही गई, लेकिन साथ ही मुझे मेरे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मैं बहुत दुखी और परेशान हो गया दोस्तों, क्योंकि मुझे उस गलती की सज़ा मिल रही थी जो कि मैंने किया ही नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में बुरा बहुत लगता है। खैर 2 दिन बाद मालिक का मुझे कॉल आया। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे फिर से नौकरी में रखने वाले हैं और शायद उन्हें पता चल गया है कि मैंने वो कांड नहीं किया है। मैं बहुत खुश होके अपना साइकिल लेके पोल्ट्री फार्म पहुंचा, लेकिन मैंने देखा कि मालिक पोल्ट्री फार्म में नहीं है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने देखा कि मालिक आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे में गुस्सा था और उनके हाथ में एक डंडा जैसा कुछ था। ये देख के मैं घबरा गया, कहीं वो मेरे सुताई तो नहीं करने वाले हैं और क्या वो मुझसे पैसे मांगने वाले हैं। एक तो खराब किस्मत, ऊपर से सुबह सुबह डंडे। यही सोच के मैं कांपने लगा था, क्या गरीब आदमी का भगवान भी नहीं सुनेगा। मेरे पास आके मालिक ने मुझे उस डंडा को दिखाते हुए कहा, क्या इस चीज़ को तुम फार्म में लाए थे? तो मैंने देखा कि ये वही हड्डी था जो कि मैं गलती से उन लकड़ियों के साथ उठा ले आया था और बाद में फार्म के एक कोने में फेंक दिया था। उस हड्डी को पहचानते हुए मैंने मालिक से कहा कि हाँ, ये हड्डी मैं गलती से जंगल के पास से उठा ले आया था, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? तो मालिक ने मुझे धमकाते हुए कहा कि अरे बेवकूफ़, तुम में अकल है कि नहीं? तुम यहाँ फार्म में कुछ भी उठा ले आओगे? तुम्हें पता नहीं कि नदी के पास वहाँ एक शमशान है?
तो मैंने कहा कि शमशान। दोस्तों, मुझे उस वक्त तक पता ही नहीं था कि उस नदी के पास एक शमशान भी है। तो मालिक ने मुझसे कहा कि वहाँ एक बहुत पुराना शमशान है, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? वहाँ से कुछ भी उठा ले आए। दोस्तों, उस वक्त मालिक क्या कह रहे थे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मालिक ने कहा कि तुम तो मेरी पोल्ट्री फार्म ही बंद करा दोगे। अब मुझ पे एक एहसान करो, अपना ये मनुष्य थूत लेके यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे ये शक्ल नहीं दिखाना। दोस्तों, मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया। इसके बाद मैं उस गांव को छोड़ के एक फैक्ट्री में नौकरी करने चला गया। इसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मालिक को पोल्ट्री फार्म सच में बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि मालिक को 20-20 रुपए में उन मुर्गियों को बेचना पड़ा। तब मुझे समझ आया कि हो ना हो, ये उस शमशान की हड्डी का ही काम है। और बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि शमशान से कुछ भी नहीं लेके आना चाहिए। तब मुझे समझ आया कि गलती मेरी ही थी और क्यों मालिक मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, पूरी गलती भी मेरी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पर एक शमशान है। अगर मुझे उतना पता रहता तो मैं वहाँ पर नहीं जाता। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी ज़िंदगी है। दोस्तों, इस घटना से मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि कोई भी अनजान चीज़ों को घर में या कहीं भी बाहर से उठाकर नहीं ले आना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं झारखंड से हूँ। मेरे दोस्त मुझे अभी कह के बुलाते हैं। आज मैं आपके साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तब मैं 9th क्लास में था और हम लोग 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए फेयरवेल की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन बाद उन सब की 10वीं की एग्ज़ाम थी और 9th क्लास के बच्चों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। हर साल दोस्तों यही होता है, 10वीं के बच्चों का फेयरवेल की तैयारी 9th क्लास को दिया जाता है। अगले दिन 10वीं वालों का फेयरवेल था और इसीलिए हम सब लोग फेयरवेल का डेकोरेशन कर रहे थे। हमारे गांव के स्कूल में शहर जैसा इतना बड़ा कुछ फंक्शंस नहीं होता। फेयरवेल में बस एक कल्चरल इवेंट होता है और सभी जूनियर्स और कुछ टीचर्स 10वीं के बच्चों को छोटे मोटे गिफ्ट्स और फूलों का गुलदस्ता वगैरह देते हैं और मुर्गा भात खिलाया जाता है। आप सब लोग जिसे चिकन चावल कहते हैं, हमारे यहाँ उसे मुर्गा भात कहते हैं, भोटी भात। अगले दिन की फंक्शन के लिए डेकोरेशन करते करते हम सबको शाम हो गई थी। अगले दिन हमें मुर्गा लेने जाना था। सुबह सुबह मुर्गा ले आने की जिम्मेदारी मेरे और मेरे दोस्त कुट्टू का था। हम लोगों ने पहले से ही ऑर्डर दे दिया था और सुबह हमें बस मुर्गा लेने जाना था। तो अगली सुबह कुट्टू मुझे बुलाने आता है। पिछली रात को मैं थोड़ा लेट सोया था क्योंकि टीवी में मैं देर रात तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था। कुट्टू की आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल जाती है और मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आंगन में आके देखता हूँ तो कुट्टू एक बंदर टोपी पहन के खड़ा था। उस वक्त सर्दी का मौसम था और ठंड भी बहुत ज़बरदस्त थी। खैर, फिर कुट्टू मुझे देखते ही कहता है कि कब से तुझे बुला रहा हूँ, चलो भाई मुर्गा लेने नहीं जाना है। उस वक्त भी दोस्तों मैं बहुत नींद में था और मेरी आंखें इतनी भारी थी कि उस वक्त मुझे नींद के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं स्वेटर पहन के कुट्टू के साथ निकल गया। उस वक्त तक दिन का उजाला भी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में 6 बजे तक उजाला नहीं होता। मुझे उस वक्त लगा कि अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगा, इसलिए मैं कुट्टू के साथ उस सुनसान रास्ते में चलने लगा। मैं चलते ही गया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ। ना सुबह हो रही है और ना हम लोग मुर्गे की दुकान पर पहुँच रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम दोनों हमारे गांव के एक बड़े से नदी के पास से गुजरने लगे और दोस्तों उस नदी के पास एक शमशान भी था और इस नदी की कुछ ही दूरी पर वो बाजार भी था जहाँ पर मुर्गा लेने हम जा रहे थे। नदी को देख के मैंने कुट्टू से कहा कि भाई थोड़ी देर यहाँ रुकियो, मैं थोड़ा टट्टी करके आता हूँ। दोस्तों के बीच में क्या शर्म। खैर, फिर मैं एक झाड़ी में चला गया और अपना काम करने लगा। उस झाड़ी से मैं साफ साफ देख सकता था कि कुट्टू चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ा है। इसके बाद जब मैं नदी से होकर आया तो देखा कि कुट्टू वहाँ पर नहीं है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुट्टू को भी शायद जोर की लगी होगी। मैं वहीं पर कुछ देर तक इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जब कुट्टू वहाँ पर नहीं आया, फिर मुझे लगा कि वो साला यहाँ से चला गया होगा
और मैं फिर से रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे सुबीर चाचा दिखे। सुबीर चाचा का गांव में बहुत बड़ा तबेला है और हमारे गांव में सभी जानते हैं कि वो शाम को 7 बजे सो जाते हैं और 3 बजे उठते हैं, क्योंकि सुबह का लोकल ट्रेन पकड़ के सुबीर चाचा पास के शहर में दूध बेचने जाते हैं। उन्हें रास्ते में देख के मैं इतना समझ गया था कि अभी 4 भी नहीं बजे होंगे और वो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उस वक्त मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। अंदर से मुझे एहसास हो रहा था कि उस वक्त मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं तुरंत वहाँ से भागा और भागते भागते मैं घर पहुँचा। सभी घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मैं अब समझ गया था कि मैं आधी रात को उस कुट्टू के साथ शमशान के आसपास भटक रहा था। दोस्तों, यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर सुबह 7 बजे कुट्टू मुझे फिर से बुलाने आया। मैंने कुट्टू से कहा कि रात के 3 बजे ही तू चला आया था और मुझे वहाँ उस शमशान के पास अकेला छोड़ के तू कहाँ भाग गया था। मेरे इस बात पे उसने मुझसे कहा कि मैं तो अभी अभी आया हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने कुट्टू की बातों को सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि वो साला झूठ बोल रहा होगा। और फिर मैं और कुट्टू चिकन लेने चले गए। इसके बाद हम सभी लोग फेयरवेल में खूब मस्ती की और दबा के मुर्गा भात खाया। उस रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरी दादी टीवी में सीरियल देख रहे थे। मतलब मेरी दादी देख रही थी, मैं तो वहाँ बस चुपचाप बैठा था। फिर बातों ही बातों में मैंने मेरी दादी से कहा कि पता नहीं क्यों कुट्टू रात के 3 बजे मुझे बुलाने आया था। इसके बाद मैंने मेरी दादी को सुबह की सारी घटना बता दी। मेरी बात सुन के वो थोड़ा घबरा गई। फिर दादी के मुंह से मुझे एक नई और बहुत ही ज़्यादा डरावनी बातें पता चली। उन्होंने मुझसे छलावा के बारे में बताया कि कैसे छलावा किसी का भी रूप ले सकता है और उसी की आवाज़ में अपने शिकार को उसके पास बुलाता है और छल से उसे अपने साथ लेकर जाता है। मैं अब समझ गया था कि रात के 3 बजे वो कुट्टू नहीं था, बल्कि मेरा सामना एक रियल छलावा से हो गया था। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ घटे हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसे याद करके मैं कांपने लगता हूँ। मेरा नाम रितेश है और मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मेरा घर पुरुलिया के काशीपुर में है। अगर आपको पता नहीं कि काशीपुर कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि काशीपुर आद्रा जंक्शन से थोड़ी दूरी पर है। एक बार की बात है, मैं अपने बड़े भाई को आद्रा से पिक करके घर ले आने वाला था। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बड़ा भाई है वो कोलकाता में नौकरी करता है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ये घटना मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले ही घटा है। अभी कुछ दिन बाद मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं घर चला आया हूँ, क्योंकि दोस्तों हॉस्टल में पढ़ाई वगैरह नहीं होता है। बात दरअसल दोस्तों ये है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो कोलकाता से घर आ रहा था। उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि कुछ दिन बाद हमारे यहाँ एक शादी था और हमारा पूरा परिवार उस शादी में जाने वाले थे। इसीलिए मेरा बड़ा भाई ट्रेन से कोलकाता से आ रहा था। हावड़ा जंक्शन से मेरा भाई आद्रा स्टेशन में उतरने वाला था। आद्रा स्टेशन से हमारा घर कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो मैं उसे आद्रा स्टेशन से पिक करने वाला था। यूँ तो मेरा भाई जब भी घर आता था तो वो कुछ घंटे ऑफिस से पहले ही निकल जाता था, लेकिन उस दिन काम का प्रेशर बहुत था, इसीलिए उसे ऑफिस से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई और वो दोपहर वाली जो ट्रेन पकड़ने वाला था वो पकड़ नहीं पाया। इसीलिए उसे शाम की ट्रेन से आना पड़ा। शाम के 6 बजे मेरे बड़े भाई ने मुझे कॉल करके बताया कि मैं ट्रेन पे चढ़ चुका हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम आराम से आओ और रास्ते में कुछ खा लेना। वहाँ उस ट्रेन में पांसकुड़ा का चॉप मिलता है, हो सके तो मेरे लिए 2 लेते आना। मेरे भैया की इस कॉल के बाद मैं निश्चिंत होकर पढ़ाई करने वाला था, क्योंकि मुझे पता था अभी उसे घर आने में वक्त लगेगा। पढ़ाई करते करते अब रात के 10 बज गए थे। तभी मुझे मेरे भैया का कॉल आया कि ट्रेन 2 घंटा लेट है। जो ट्रेन रात के लगभग 12:10 को आने वाली थी, अब मुझे वो ऐप में दिखा रहा था 2:20। मतलब रात के लगभग 2:30 बजे मेरी भैया की ट्रेन आद्रा जंक्शन पे आने वाली थी। मेरा भाई भूखा होगा
और रात के लगभग 2:30 बजे मैं उसे पिक करने जाऊंगा। यही बात सोच के मेरी मम्मी तो परेशान हो गई। लेकिन फिर मैंने मेरे मम्मी को समझाया कि ट्रेन अक्सर लेट होता रहता है, इसमें घबराने की बात नहीं है, और मैं अकेला कहाँ हूँ, भगवान तो मेरे साथ ही है ना। फिर कुछ देर मम्मी को समझाने के बाद मम्मी शांत हो गई। रात के लगभग 11 बजे सभी घर वाले खाना खा के सो गए और मैं फिर से अपनी पढ़ाई करने लगा। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ी झपकी लग गई थी। इसके बाद भैया की कॉल से मैं उठ जाता हूँ। भैया ने मुझसे कहा कि मेरी ट्रेन बाकुड़ा पहुँच चुकी है और लगभग 1 घंटे बाद मैं आगरा पहुँच जाऊँगा। तू सोइयो मत और कुछ देर बाद बाइक लेके चले आना। इसके बाद भैया ने फ़ोन रख दिया। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 1:10 बज रहे थे। अभी कड़ाके की ठंड है, इसीलिए मैं अपना सबसे तगड़ा जैकेट ढूंढने लगा ताकि बाइक चलाते हुए मुझे ठंड ना लगे। फिर सभी तैयारी करने के बाद मैं बाइक से भाई को लेने चला गया। कुछ देर बाद मैं स्टेशन के बाहर पहुंच गया, लेकिन दोस्तों ठंड के मारे मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। भैया की ट्रेन अभी भी नहीं आई थी, इसीलिए मैं स्टेशन के बाहर थोड़ी देर इंतज़ार करने लगा। फिर मुझे स्टेशन के बाहर हमारे ही जान पहचान के एक अंकल मिले। वो रेलवे में काम करते हैं और उनकी अभी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। उन्होंने मुझे देख के कहा कि रितेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं भैया को लेने आया हूँ, वो कोलकाता से आज घर आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी रात को आ रहे हैं, सुबह की ट्रेन ही पकड़ लेता। तो मैंने कहा कि नहीं, सुबह का नाश्ता भैया हमारे साथ ही करेंगे और शाम को तो हम लोग शादी पे जा रहे हैं, आप भी तो चलेंगे ना। तो ऐसे ही उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने ड्यूटी पे चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि संभल के जाना, और इसके बाद वो अपने ड्यूटी पे चले गए। दोस्तों, इसके बाद भी मैं स्टेशन के बाहर इंतज़ार करने लगा। उस अंकल के जाने के कुछ मिनट बाद भैया की ट्रेन स्टेशन पे आ गई। फिर इसके कुछ देर बाद भैया मेरे पास आए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अभी भाई यहाँ थोड़ी देर तो रुक, मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ। ट्रेन में मैं हल्का होना भूल गया। इसके बाद भैया हल्का होने चले गए और मैं वही थोड़ी देर बैठा रहा, और इसके कुछ देर बाद फिर से भैया आ गए। मैं भैया को अपने बाइक के पीछे बिठाया और वहाँ से निकल पड़ा। हम लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने भैया को कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो भैया ने मुझसे कहा कि हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सालों से भूखा हूँ और मुझे अब इतनी भूख लगी है कि मन कर रहा है कि तुझे ही खा लूँ। भैया की इस बात को सुन के मैं हंसने लगा। खैर, तो भैया की इस बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और मैं ड्राइव करने लगा। फिर जाते जाते हमारे रास्ते पर एक शमशान पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाइक चलाते वक्त भैया की छाती कभी कभी मेरी पीठ पर लग रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बर्फ़ की सिल्ली मेरे पीठ से टकरा रही हो। पता नहीं क्यों उस वक्त भैया की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई, तूने स्वेटर पहना है ना ठीक ठाक? तो मेरे इस बात पे उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अभी तक मैं अपने भैया को लेके बाइक से जा रहा था। फिर मुझे अचानक एक कॉल आया, तो मैंने उस शमशान के पास अपने बाइक को रोक दिया और फ़ोन में देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस वक्त मेरे भाई का ही कॉल आ रहा था, लेकिन दोस्तों भैया तो मेरे पीछे बैठे थे। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या लगा, मैंने वो कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही भैया ने मुझसे गरियाते हुए कहा कि कहाँ चला गया है तू? मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, ना यहाँ तेरी बाइक है ना तू है। मुझे इतनी रात को यहाँ अकेला छोड़ के तू कहाँ भाग गया है? जल्दी आ, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी बहुत तेज लगी है भाई। दोस्तों, कॉल पे मेरे भैया खुद मुझसे बात कर रहे थे और मैं सामने अपने भैया को देख पा रहा था। उस वक्त आप समझ ही सकते हैं कि मेरी हालत कैसी हुई होगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, उस फ़ोन को रखने के बाद मैंने भैया की ओर देखा जो कि मेरे सामने खड़े थे, और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरे भैया नहीं बल्कि एक छलावा है, जो कि मेरे भैया का भेष बदल के मुझे मारना चाहता है। लेकिन मैं डरा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं उस वक्त शमशान में खड़ा था और शमशान में काली माता का मंदिर होता है, और मुझे इतना यकीन था कि भगवान मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। और ये वक्त डरने का नहीं बल्कि डट के सामना करने का है। इसके बाद मेरे सामने खड़े भैया के उस छलावा ने मुझसे कहा कि यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
मैं समझ गया था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ काली माता का मंदिर है और मैंने मेरे गले में भी बजरंगबली का लॉकेट पहना हुआ है। दोस्तों शायद इसीलिए वो छलावा अब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। इसके बाद दोस्तों मैंने उस छलावा को अपने बाइक पे बिठाया और बाइक लेके शमशान में काली माता के मंदिर के पास जाने लगा। दोस्तों मैं मंदिर के करीब जितना जाने लगा, मेरे पीछे बैठा वो छलावा उतनी जोर से चीखने लगा और जब मैं मंदिर के एकदम करीब चला गया तब वो छलावा मेरे पीछे इतना जोर से चीखा कि मेरे तो मानो कान के पर्दे ही फट गए, क्योंकि दोस्तों सर्द रात की उस शांति के बीच उस छलावा का चीखना मेरे कानों को चीरते हुए मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी। इसके बाद दोस्तों जब मैंने अपनी बाइक काली माता के मंदिर के पास रोक दी तब वो चीख अचानक बंद हो गया। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा तो वहां कुछ नहीं था। दोस्तों इसके बाद मैंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान का नाम लेके वहां से बाइक घुमा के भैया को लेने चला गया। दोस्तों जब मैं अपने भाई को वहां से पिक करके ले आ रहा था तब मैंने मेरे भाई को कुछ नहीं बताया था। फिर जब हम दोनों घर पहुंचे तब रात के लगभग 3:30 बज गए थे। घर पहुंचने के बाद मैंने मेरे भैया को सभी बात बता दिया तो भैया ने मुझसे कहा कि तुझ में तो बड़ी हिम्मत है, भाई किसका है, चल अभी सो जाते हैं, इतनी रात को खाना खाऊंगा तो गैस हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम दोनों सो गए। तो दोस्तों ये था मेरे सब्सक्राइबर की भेजी गांव की कुछ सच्ची डरावनी घटना। दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल घटना घटित हुई है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी भेज सकते हैं। दोस्तों मैं एक नया माइक खरीदना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे उस नए माइक के लिए डोनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, वहाँ से आप आपके हिसाब से डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की ये कहानियाँ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे रोचक और सच्ची डरावनी घटना सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के बाकी स्टोरीज़ को भी ज़रूर सुनिए।